बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात से बात प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातियानी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे सियासी मंजरनामा, इलेक्शन की तारीख, मुज़ाकरात, बिजली सस्ती, गैस सस्ती और डॉलर की बारिश और पाकिस्तान के अच्छे दिनों की शुरुआत। क्या ये सब होने लगा? इसी पे गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए चेयरमैन है आल कराची ताजिर इत्तेहाद और अतीक मीर फाउंडेशन के जनाब अतीक मीर साहब। इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? ठीक हैं हम। मेरे दूसरे मेहमान है सियासी, समाजी, अवामी मंजरनामे पर बड़ी गहरी नज़र रखते तजिया निगार है सैयद उबैद शाह साहब। इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अतीक मीर साहब, आपने अक्सर ये सुना होगा कि इस वक्त जो हमारे वज़ीर हैं उन्होंने ये कहना शुरू किया कि अब बिजली और गैस सस्ती होने वाली है, डॉलरों की बारिश होने वाली है। वो कह रहे हैं कि बस अब सारे सिस्टम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हल होने वाले। देखिए, ये अब इस मौके पर जो कि हम यानी ताजिर और अवाम जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ महसूस कर रहे हैं और जो कुछ भुगत रहे हैं, तो उसमें ऐसा है कि जैसे एक मरीज़ जिसके बारे में डॉक्टर समझता है कि नहीं बचेगा, तो उसको दिलासे देता है, उसको तसल्लियाँ देता है। तो ये तो तबीब भी नहीं है, इनको डॉक्टर मैं नहीं कहता, लेकिन ये इनकी जितनी भी बातें हैं वो फर्जी बातें हैं। इनके पास कोई एजेंडा नहीं सिवाय इसके कि अपने इक़्तिदार को तूल दें, सिवाय इसके कि अब चूँकि ये एक सियासत के सिफर के दर्जे पे इस वक्त खड़े हैं, जो एक साल में इनकी कारकर्दगी सामने आई है, और महंगाई का जो अफरीत, जो तौक लोगों की गर्दन में इन्होंने डाला है, उसने मतवसत तबके और गरीब तबके का जो हाल किया है वो आपके सामने है। ये समझते हैं कि अब हमें जब भी इक़्तिदार छोड़ेंगे तो हम आवाम के भी एहतसाब की जद में आएंगे, और जो भी जीत कर आएगा वो भी शायद हमें चैन से ना बैठने दे। तो सिर्फ इस बुनियाद पर, जिस एक डाकू किसी मकान में घुस जाता है और मकीनों को यरगुमाल बना लेता है, तो उसे पता है कि पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो भी मेरी मौत है, और अगर मैं मुकाबला करूं तो भी मौत है। तो इनके पास तो क्या कहते हैं, न पाए रफ्तन न जाए मांदन, तो इनके पास तो कोई रास्ता नहीं है। आप कह रहे हैं कि मुकाबला करने की साहत नहीं है, ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि 14 पार्टियां अगर सब मिल के अगर इलेक्शन के अंदर आएगी तो क्या उनकी पोजीशन अच्छी नहीं हो जाएगी? सब ने एक दूसरे के बारे में कहा। किसी इन 13 जमातों में किसी एक जमात का मुझे नाम बता दें जिसने दूसरों को चोर और डाकू लुटेरा ना कहा हो। तो फिर उनका साथ बैठ जाना, ये मैं समझता हूं कि ये या तो कुदरत का कोई कारनामा है, या फिर किसने इतना बड़ा ये काम किया है, कोई अच्छा है या बुरा है, ये अवाम के सामने है, कोई ढका छुपा नहीं है। लेकिन जो भी इनकी तर्ज सियासत है, जो इनकी तर्ज एक मैशत है, जिस तरह दंदनाते हुए आए थे लंदन से कि मैं अभी एयरपोर्ट पर हूँ और आप देखें डॉलर की कदर नीचे आना शुरू हो गई। आज घूम फिर के एक ही वजीफा सब ने उठा हाथ में थाम रखा है कि ये हमसे पहले वाला ऐसा कर गया, सब कुछ अपने से पिछली हुकूमत पे ये यानी ये बलबा डाल रहे हैं। लेकिन हम वाज़े तौर पे देख रहे हैं कि ये खुद क्या कर रहे हैं। कहीं हमने नहीं देखा कि गुड गवर्नेंस नजर आई हो, कहीं मैशत की नोक पलक दुरुस्त करने की कोशिश की गई हो। अभी देखें फिर गैर मुल्की दौर पे सारे जा रहे हैं, कोई इंडिया की तरफ जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है। ये पिकनिक पे आए हुए हैं। इनका विल नहीं है कि ये मुल्क को, अवाम को मुश्किलात से निकालें। इनकी कोई जज्बा नहीं है, इनके अंदर इस तरह का कोई, मैं समझता हूँ कि इरादा नहीं है कि मुल्क को सही विजन सही रुख पे डालें, अवाम की मुश्किलात का हज़ारा करें। कराची की में बिजली की रेटिंग कराची की तरफ मैं आता हूँ। हज़रत वैसे साहब आपके तरफ आता हूँ कि ये अतीक मीर साहब कह रहे थे वो सियासत के ज़ीरो, तो आप क्या समझते हैं कि वाकई ये सियासत के ज़ीरो हैं? नहीं, वो तो कोई मीर साहब से इत्तेफाक ना करने की कोई माकूल वजह है नहीं। लेकिन मैं इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए थोड़ी एक और पहलू से बात करना चाहूँगा। वो ये है कि देखें, जो अभी हालात हैं, कोई भी एक फ़रीक इन हालात में, एक फ़रीक तो अल्टीमेटली
पीटीआई है, कभी हम काफ लीग को भी गिन सकते थे, अब तो वो वजूद ही नहीं रखती, वो भी पीटीआई का हिस्सा है ना। तो एक फरीक तो पीटीआई है और दूसरी तरफ ये 13 जमातों का इत्तेहाद है, और साथ में फिर इस वक्त अदालत है और पार्लियामेंट है और इस्टेब्लिशमेंट है। तो हम ये जो महाजराई इस वक्त देख रहे हैं आजकल के हालात में, मेरा ये ख्याल है कि तकरीबन सारे इदारे अब अपनी हैसियत खो बैठे। एक शदीद बेदिली, लाताल्लुकी, नापसंदीदगी और नफरत जो है लोगों में पाई जाती है। मतलब ये है कि हुकूमत के बारे में तो अभी अतीक साहब ने जो कहा वही तकरीबन सभी वही बातें करते हैं, यही हालात है। तो मैं दुख इस बात का है कि पाकिस्तान उस जगह पहुंच गया जहां पाकिस्तान के अहम तरीन और मोतबर तरीन इदारे जो हैं वो डिस्क्रेडिट हो गए हैं। अवाम का उनमें असर रसूख और उनकी जड़ें जो हैं अवाम में से ख़त्म हो चुकी हैं। अब ये किसी मुल्क के साथ हो तो फिर इसका मतलब ये होता है कि उस मुल्क की बका को ख़तरा है या उसके वजूद को ख़तरा है या उसका मुस्तकबिल जो है वो ताबनाक नहीं है। और आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की जो लड़ाई है, यही पार्लियामेंट जिसकी बड़ी बालादस्ती के और सुप्रीमेसी के दावे किए जा रहे हैं, यही पार्लियामेंट 2013 से 2018 के दरमियान क्या थी? रबर स्टंप थी। तो आपके पार्लियामेंट की क्या सुप्रीमेसी, ये पार्लियामेंट क्या नहीं करती रही, यहाँ क्या नहीं होता रहा? मार पीट, दंगा फसाद, सब कुछ यहाँ होता रहा। किस तरह लोग इस पार्लियामेंट में पहुंचते हैं। अब वो कहते हैं हम बहुत मोतबर हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आज शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब को यहाँ बुलाएं, और पीएससी के जो चेयरमैन लगे हुए वो भी कह रहे हैं कि जी मतलब कोई लेवल है। दुनिया क्या समझेगी? आपकी सुप्रीम कोर्ट मजाक है? आपकी सुप्रीम कोर्ट कि आप खड़े खड़े तकरीरें कर रहे हैं और बोल रहे हैं बुला लो चीफ जस्टिस को? क्या मजाक है ये? कल को इसका मतलब ये है कि अगर एक जुग्राफियाई खत्ते की मुल्क के तौर पर हैसियत तब होती है जब उसमें 3 पिलर्स मौजूद हो जिन पर वो खड़ी हो। एक उसमें एक मुंतखब हुकूमत हो, एक मुकन्निना हो जो कानून साजी कर सके, और एक आजाद अदलिया हो जो फैसले दे सके। तो अगर ये 3 पिलर मौजूद हो तो एक रियासत कहलाती है। और अगर रियासत में ना पार्लियामेंट अदलिया को मानती हो ना अदलिया पार्लियामेंट को मानती हो तो वो रियासत कहाँ है फिर वो? तो ये मुल्क जो है डिस्क्रेडिट हो रहा है। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का। हुकूमत को गाली देना वो सही है, हुकूमत नाकाम है, कोई उनका पॉलिटिकल उनको तो इसका हल क्या है? इसको किस तरीके से देखें, कौन सी नजर से देखें, क्या करें? हल वाले मरहले तो मेरा ख्याल है लद गए। अभी तो अल्लाह का कोई मौजज़ा ही होगा, इस मुल्क पे कोई करम होगा तो ये कोई बेहतरी। आप क्या देखेंगे? मतलब क्या देखेंगे आप? रास्ते, सड़कें, गलियां वो जाके देख लें, क्या हशर है उनका। आधी आधी सड़कों पर लोग कब्जा करके बैठे हैं। चलने की जगह इस मुल्क में नहीं है, कचरों के ढेर है जगह जगह, पानी आता नहीं है, बिजली मिलती नहीं है, गैस की लोड शेडिंग है। पूरे महीनों से कई इलाकों में गैस नहीं आ रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। पेट्रोल का प्राइस कहां चला गया, डॉलर कहां चला गया, कीमत एक दिन रुकती है 36%। तो आवाम भी तो खामोश है ना, आवाम क्या करे? तो बस खामोशी में इख्तिताम हो जाएगा। देखें, गफलत में मुब्तला होना ही बहुत बड़ी सजा है, बहुत बड़ी पनिशमेंट है। अगर आपको ये एहसास नहीं है कि आपका क्या नुकसान हो रहा है, अगर आपको ये एहसास नहीं है कि आप कहां तबाह हो रहे हैं, आप मिर्चों में पाउडर मिला रहे हैं, आप लाल रंग के फलों पे रंग करके बेच रहे हैं फल, आप किन्नू को इंजेक्शन लगा के बेच रहे, हर आदमी लगा पड़ा ना अपने काम में। हम खत्म पे आ गए, ना हमारी तालीम बची है, ना हमारे इंसाफ बचा है, ना हमारे कोई निजाम बचा है। मसला ये है कि ठेले वाले से लेकर ऊपर तक सब करप्शन ही चल रही है। तो फिर इसका हल क्या है, इसका अजाला क्या है, इसकी तरफ जाएंगे? कुछ नहीं सर, हम आप अपने इख्तिताम की तरफ रवा दवा हैं। मेरा एक राय है कि मैं जिस तरह इस मुल्क को जाया होते हुए देख रहा हूं, और यहाँ ज्यादा भाग गए, यहाँ से 1 मिलियन लोग तो इस साल में बाहर चले गए। जो जा सकता था उसने कहा जी मैं बाहर जाता हूं, यहाँ क्या रखा है मेरे लिए। ठीक है ना, बाहर आदमी सड़क पे लेट जाएगा, मजदूरी कर लेगा, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालेगा, डिश वॉशिंग करेगा, पाकिस्तान आना नहीं चाहता। क्या कहते हैं अतीक भाई आप इस सवाल से? देखिए, मैं तो इस बात पे, मुझे जो 2 चीज़ों का इतना सदमा है मैं आपको बता नहीं सकता। पहली चीज़ ये कि हमारा दुश्मन, जिस शख्स ने आपके घर में सरका करना है, सरका लगाना है या कोई डकैती, वो सबसे पहले तो आपके घर के दरवाजे ग्रिल्ड, वो इसको काटने का सोचेगा कि किस तरह आपके ताले खोल सके। फौज ग्रिल्ड है किसी भी मुमलिकत की, और अदलिया एक आखिरी उम्मीद होती है। इस मुल्क के बच्चे ने जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट से, जिस तरह अपनी फौज से प्यार किया, हमारे दुश्मन ने 75 साल इंतजार किया कि इतनी वालेहाना मोहब्बत, इतनी अकीदत कि लोग कहें कि हमारी जान इस फौज पे निसार हो। लोग यहाँ तक के नगमे सुनते थे और उनकी आंखें अशबार होती थी।
आज जो हमारी मैंने कहा ना, मुझे जो दुख होता है, पहले फौज का वकार सिफर कर दिया, इसमें ठीक है एक जनरल का कसूर है, और दूसरे मरले में आज जो अदलिया के साथ जो कुछ कर रहे हैं, ये हमारे मुल्क का एक, इस मुमलिकत की इमारत का आखिरी पिलर है। अगर अदलिया सुप्रीम कोर्ट और आइन को पामाल कर दिया और ये उस पर गालिब आ गए, तो फिर इस मुमलिकत का बचना, जिस तरह मेरे दोस्त फरमा रहे हैं, फिर एक मौजज़ा होगा, और फिर कोई भी आ सकता है। इलेक्शन इसका हल नजर आ रहा है कुछ इलेक्शन की तरफ? अगर मैंने आपसे क्या, ये इलेक्शन में ये जानते हैं, देखिए ये सब सियासी, हम नरगे में आ चुके हैं, ये जानते हैं। ये सब सियासी पार्टियां हैं, इनका भी एक औकार है, ये भी पूरे पाकिस्तान के अंदर हुकूमत कर रही है, ये भी शायद कभी ये सियासी पार्टियां थी, वोट लेकर आते हैं, तो ये सौदागर हैं, ये तो वोट लेकर आते हैं, सब चीजें करके आते हैं, अवाम की पजीराई है। जो इनका हालिया किरदार है जो एक साल में, वो सियासी पार्टी का नहीं है, ये वतन फरोशी का किरदार है। अगर सियासी पार्टियां होती तो इन 13 जमातों को मौका दिया, जिससे भी मौका दिया कि वो ये एक बेहतरीन हुक्मरानी करें, और जिस एजेंडे पर ये आए थे, जिन्होंने रैलियां निकाली, एहतजाज किए कि पिछली हुकूमत के खिलाफ, कि ये महंगाई बदतरीन महंगाई है, तो आज वो बदतरीन महंगाई आज अजियतनाक है, अजाबनाक महंगाई है। अब लोगों से पूछें, वो तो ये कहते हैं कि हमको मिला ही विरसे के अंदर ये सारी चीजें मिली है, हम तो इसी तो फिर दंदनाते हुए क्यों आए थे? जब आपको पता है कि इस रसौली को चीरा देने के बाद इसमें कैंसर निकलेगा, तो आपने उसको नश्तर दिखाया क्यों? आप अगर इतने अच्छे सर्जन थे तो आप छोड़ देते, उसी के हवाले रहने देते, उसी को ख्वार रहने देते। आप तो ये कह कर आए थे कि हम कौम को निजात दिलाएंगे। आप इनके इब्तिदाई बयानात तो सुने, आप इनके दावे तो देखें, इनका वजीर खजाना, इनके ये वजीर आजम, दीगर इनके दावे तो सुने आप। जो इब्तिदाई दिनों की बातें थी, वो रफ्ता रफ्ता तब्दील होते हुए वो फिर उसी पर ये चकलिश की वजह से तो सारा सिस्टम वो हो रहा है। IMF अभी तक वो नहीं हो रहा, आपस की रंजिश है, सब एक पेज के ऊपर आ जाए, सब मुज़ाकरात के हवाले से इलेक्शन पे आ जाए। अभी एक यूं कहता है, एक यूं कहता है, तो फिर कैसे इसको लेके चल सकते? देखिए, इसका मैं तो समझता हूँ एक ही हल है, फौरी तौर पर इलेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी इमारत के मलबे को हटाने के बाद, गिरी हुई इमारत है, उसकी रिकंस्ट्रक्ट के लिए पहले मलबा साफ करते हैं। शुमारी की तरफ भी जाया जाए, मर्दमशुमारी हो, फिर इसके बाद 4-6 महीने का टाइम लाजिमन इलेक्शन होने चाहिए उसके। देखिए, अब आपका निज़ाम जमहूरियत का है, तो जमहूरियत के अमल के लिए क्या चीज़ लाजिम है कि आप लोगों को फैसला करने का मौका दें। अगर लोग कहते हैं कि नहीं, हमें यही गलाजतें चाहिए, तो ठीक है, फिर जो लोगों का फैसला लोग अपने लिए मुंतखब कर सकते हैं। तो अभी अगर आप माजी के इलेक्शन देखें तो पूरे सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है। इस तरीके से सारी कराची के अंदर आप देखें जो पोजीशन आ रही है, तो इसका मतलब लोगों ने, अवाम ने एतमाद तो किया है। अभी जैसे जमात इस्लामी, अगर देखें अपने एम्पायर खड़े करके आप मैच तो जीत ही लेंगे। जिस तरह ये लोग, सेटिस्फेक्शन तो कभी आ ही नहीं सकती है। अब सब क्या बोलेंगे, सेटिस्फेक्शन तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि आप देखते हैं ना, सेटिस्फेक्शन की नहीं है। देखें, अपना बाज़ खराबियां जो ऐसी वकूफ़ पज़ीर हमारे यहाँ हुई, जिनको हम बर वक्त उनका इदराक नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, और अब वो जब बढ़ती जा रही हैं तो कुछ हमें अंदाज़ा होने लगा, और आने वाले वक्तों में जब वो पूरा अफरीत बन जाएंगी, तब हमें सही पता चलेगा, हम सर पीटेंगे कि हमें किस पर क्या। लेकिन जब 18वीं तरमीम, मेरी अर्ज सुने, 18वीं तरमीम को बहुत क्रेडिट लेते हैं आसिफ जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी क्रेडिट लेती है। हमने जी आइन को असल शक्ल में बहाल कर दिया, इख्तियारात नीचे दे दिए, फला कर दिए। 18वीं तरमीम खत्म कर देनी चाहिए। पंजाब, आप हालात तो देखें, मुल्क के सूबाई अज़बियतें कितनी परवान चढ़ गई, कहाँ चले गए। वो पंजाब अलग आके दिखाता है, सिंध अलग लड़ाई शुरू कर देता है आस्तीनें चढ़ा के, खैबर पख्तूनख्वा अलग कहता है, वहां से पुलिस आ रही होती है, बीच में पुल बंद कर देते हैं। क्या क्या इस सूबे क्या क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। ये तो तजर्बा किया ना, ये खुद मुख्तारी के हवाले से। अच्छा, इस पर गुफ्तगू करते हैं, इशारा ब्रेक की तरफ जाके फिर आपकी तरफ आता। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम बात से बात, और मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे होंगे मोहतरम फिरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत कैसे हैं, ठीक हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अच्छा, मेरे साथ अतीक मीर साहब तशरीफ फरमा है। माशाल्लाह, आप जानते होंगे अतीक मीर साहब को, जो कि हमारे बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक जी, रखते हैं। अतीक मीर साहब को कौन नहीं जानता कराची शहर में। और मेरे साथ उबैद शाह साहब है, माशाल्लाह जुर्रत अखबार से चीफ रिपोर्टर भी रह चुके हैं, ये भी मेरे साथ है। कुछ सवाल इनकी तरफ भी आएंगे। मैं आपसे ये सवाल करने लगा हूँ कि इस वक्त जो एक दिन के इलेक्शन के ऊपर जो ये सूरत हाल चल रही है, तो आप किस हद तक इसके ऊपर एग्री हो रहे हैं, और क्या आप उसी डेट के ऊपर के तहलील और असम्बली उसी पे जाएंगे, या इसी डेट के ऊपर आप एग्री कर जाएंगे? देखिए, बुनियादी तौर पे ये बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले साल अप्रैल से यही डिमांड करी है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल फौरी इंतखाब है और लोगों के पास जाना चाहिए, और जिसको मैंडेट दे वही IMF से भी बातचीत करे, वही आगे कल IMF भी कहे कि इस मुल्क को लॉन्ग टर्म पॉलिसीज चाहिए। और यहाँ जो है ये बात जो है इनकी समझ में नहीं आ रही, और ये हीले हुज्जत और बहाने कर रहे हैं। पहले ये कहते रहे कि आप अगर पंजाब और KP की असेंबली से रिजाइन कर देंगे तो हम इंतखाबात करा देंगे। हमने वो भी करके दिखा दिया, लेकिन ये फिर भी इंतखाबात से भाग रहे हैं। अब ये मुमकिन नहीं है। हमारे नजदीक आइन की बालादस्ती बहुत अहम है, और आइन बड़े 112 बड़े वादे उसमें कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात जरूरी है। अगर पाकिस्तान के आइन को पामाल कर दिया जाए तो उसके बाद तो फिर कुछ रहा ही नहीं इस मुल्क को गवर्न करने के लिए, किस बुनियाद पे गवर्न किया जाए। इसके माने आप अपने हाथों से आपने अपने आइन को फाड़ के फेंक दिया, रद्दी का कागज समझा, और ये हम नहीं समझते कि बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम करना चाहते हैं। अच्छा शमीम साहब, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मुज़ाकरात से आप कितने मुतमईन नजर आ रहे हैं? ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, आप कितने मुतमईन हैं? ये रोजे अव्वल से मुज़ाकरात जो हैं वो मजाक वाली बात ज्यादा थी, कोई सीरियस था नहीं, उनकी तरफ से भी कोई सीरियस एफर्ट नहीं थी। जो बड़ी कॉमन सी चीज है इसके अंदर, तो कोई भी डिनाई नहीं कर रहा कि जी एक दिन इंतखाबात कर लेंगे, केयर टेकर सेटअप होगा तो वो ज्यादा बेहतर इंतखाब होगा कंपेयर टू दिस के जी प्रोविंस के अलहदा हों और नेशनल इलेक्शन अलहदा हों, या सूबों के भी अलग अलग। अच्छा, लेकिन आइन जो कहता है, और आइन में आइंदा भी ये मौके आएंगे कि आप समझे कि कल इलेक्शन हो जाए और पंजाब के अंदर एक ऐसी हुकूमत आती है जो स्टेबल नहीं है, और वो कहती है कि जो कि ये स्टेबल नहीं है, हम हुकूमत नहीं बना रहे, दोबारा इलेक्शन कराए जाए। तो क्या आप कहेंगे कि अब फेडरल गवर्नमेंट के जब तक इलेक्शन नहीं होते उस वक्त तक 5 साल तक केयर टेकर सेटअप रहेगा? नहीं रहेगा, मुमकिन नहीं है। तो इसलिए मैं ये हाँ, इतना वेट किया है, थोड़ा सा 2-4 महीने की तो बात है, कह रहे 2-4 महीने के बाद हो जाएंगे। मसला ये नहीं है, मसला जो है वो आइन की बालादस्ती का है। ठीक है, आप आइन को रोन दे तो फिर आप कितने भी इंतजार कर ले, 2 साल कर ले, 4 साल, ये आइन को क्यों नहीं इज्जत देते? आप करें जी शमीम साहब, ये अतीक मीर साहब भी और उबैद शाह साहब भी आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे। सवाल क्या, मैं तो बात, हमें जाहिर है बात करने बैठे हैं, लोग सुनते हैं, तो मैं तो ये वाज़े तौर पर मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर है कि ये 14 मई को पंजाब में इलेक्शन होने नहीं जा रहे, इसमें तो कोई भाम अब है ही नहीं। और मुज़ाकरात का मामला आज ख़त्म हो चुका है। PTI ने भी अनाउंस कर दिया कि जी अब हम सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं वही फैसला दे। और इसहाक डार साहब ने भी कह दिया कि हमने काफ़ी लचक तो आई, लेकिन हम नतीजे पे पहुंच नहीं सके। अब बात यह है कि मैं एक पाकिस्तानी के तौर पे मेरी ये राय है कि पंजाब में मान ले इलेक्शन अभी वक्त पर हो जाते, खान साहब ने तो मैना मानू की रट लगाई ना, वो माने नहीं खान साहब, डिस्कनेक्ट हो गई मेरा ख्याल ना। ठीक है, दोबारा इनको टेलीफोन लाइन पे लाने की कोशिश करते हैं। अच्छा अतीक मीर साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं ना मानूँ जैसे उबैद साहब कह रहे, तो इसको हल कैसे किया जाए? इस वक्त जो सिचुएशन है उसको कैसे वो किया जाए? वेट एंड सी किया जाए या कोई फैसला आने की इंतज़ार किया जाए? किस तरीके से इसको वो किया जाए? देखिए, इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, इसको जितना ज़्यादा वक्त देंगे, इसके हाथों पैदा शुदा मुश्किलात का अजाला मुस्तकबिल में उतना ही ज़्यादा, जैसे एक जंग है ना, वो एक वक्त आता है उसको आप रेग माल से साफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको खुरच लेते हैं, फिर तेज़ाब डालना पड़ता है, फिर आर पार सुराख हो जाते हैं। तो इसको ये एक जंग है, ये 13 जमाती जो ये बवासीर के मस्से हैं, जितना ज़्यादा इसको आप
तूल देंगे और इलाज से महरूम इसका मतलब रखेंगे, आप बिल्कुल उतना ज्यादा जरियाने खून होगा। आप बहुत बज़िल हैं यानी इससे ना कि मैं खोलता हूं अंदर से, मैं चूंकि लोगों के अंदर रहता हूं, मैं एक एनजीओ भी चलाता हूं, मैं लोगों के दुख दर्द को जब मैं करीब से देखता हूं तो किस किस को आदमी देखे, किस किस की के प्रॉब्लम्स को दूर करे। तो इन्होंने तो आटे की माशाल्लाह इतनी सारी डिस्ट्रीब्यूशन की। आज आटे की मिलों की हड़ताल हो गई, गंदुम, एक तरफ खबर है कि मुल्क में गंदुम की जो फसल है वो यानी बम्पर एक बेहतरीन फसल है, और दूसरी तरफ आटा जो है वो मिलें बंद हो रही हैं। ये क्या, ये सब क्या है कि एक तरफ तो मौसम बहार है रमजान के अंदर, और एक तरफ बाजू स्मगलिंग है ना, आटे की स्मगलिंग है ना। बॉर्डर पर जो बैठे हैं हमारे मेहरबान, जो हमारे सिपाही बैठे हैं, वो सब मिले हुए होते, स्मगलिंग होती है। आप हर खराबी का जड़ पकड़े, आप सिरा वहीं तक पहुंच जाएगा। सलीम साहब, जिस चीज का यहाँ काल है उसकी स्मगलिंग है, तो स्मगलिंग तो रोके आप। अच्छा, सिद्दीक अल फारूक साहब मेरे पास पाकिस्तान नून लीग के जो है मेरे साथ लाइन पे, टेलीफोन लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सिद्दीक साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अतीक मीर साहब जानते होंगे आप अतीक मीर साहब को, मेरे साथ स्टूडियो के अंदर है। उबैद शाह साहब जो हमारे जुर्रत अखबार से भी बहुत पुराने, ये भी हमारे साथ है। ये कुछ सवाल करना चाह रहे हैं आपकी हुकूमत के हवाले से, सेटिस्फेक्शन के हवाले से, कि आप जिस तरीके से आए और आपने ये कहा कि बस अब जो है डॉलरों की बारिश हो जाएगी, बिजली सस्ती हो जाएगी, गैस सस्ती हो जाएगी, और अब जो है पूरा निज़ाम, पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा, तो ऐसा देखने में नहीं आ रहा। क्या वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपने जो 4 बातें की हैं, हमने इस तरह से कोई दावा नहीं किया था। हमने ये कहा, पहली हमारी बात ये थी, सदक साहब तो अभी बीच के अंदर कुछ कह रहे थे, आपने शायद तो उनकी वो हम नहीं, मेरी बात सुन लें ना, फिर ये तो कोई इस तरह तो बात नहीं हुई ना, मेरी बात सुन लें। ठीक है, ठीक है, अगर वो गलत हो तो फिर मुझे बताएं। ठीक है। हमारा सबसे पहले जो दावा था कि हम रियासत बचाने आए हैं, सियासत बचाने नहीं आए। अच्छा। इसके बाद बाकी था कि हम संभाल लेंगे इंशाअल्लाह। हमने बहुत कोशिश की, उसमें जो समझदार लोग हैं उन्हें ये अच्छी तरह से देखना चाहिए कि एक तरफ जो बैन अवी सियासत है वो 2 ब्लॉकों में बड़ी शिद्दत से लड़ाई है। एक तरफ चीन, रूस, एक तरफ अमेरिका और दीगर मगरिब, उनकी लड़ाई में हम फंसे हुए हैं और उसके हम पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिस वक्त हम ये मामलात कर रहे थे उस वक्त बैन अवी सतह पे इतना मंदा नहीं था जितना मंदा हमारी हुकूमत संभालने के बाद आया। आज ये जो सारे बाखबर लोग हैं, अतीक मीर साहब हैं, बाकी लोग जो बड़े ताजिर हैं, जो बड़े अपना इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्हें मालूम है कि तेल तो सऊदी अरब में भी 3 गुना महंगा हो गया है। आप जाइए मगरिब में, चीजें 4 गुना महंगी हो गई हैं। मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं तो 60-70 रिश्तेदार जो हैं, 60-70 फैमिलीज, वो यूरोपियन यूनियन के ममालिक में भी हैं, बरतानिया में भी हैं और इलाकों में भी हैं, ममालिक में। तो वो आते जाते हैं। पीछे अभी ये 4-6 महीनों में हमारी के 10-12 फैमिलीज आई हैं। तो जो सूरत हाल वहां की, महंगाई ज्यादा हो गई है जी, बहुत महंगाई हो गई है, जिसकी वजह से उनकी बचतें भी नहीं हो रही। वो पाकिस्तान में पैसे नहीं भेज पा रहे। मतलब ये कहने का मतलब ये कि महंगाई जो है आपने नहीं की, महंगाई पूरी दुनिया में हुई, तो इस वजह से ये महंगाई आ गई है। ये 2 बातें हैं। हाँ, 2 बातें हैं। दूसरी बात ये है कि जो बदएतमादी IMF के साथ जो मुआहिदा इमरान खान साहब ने कहा था, वो क्लिप मौजूद है, अगर आप कहेंगे मैं आपको भेज दूंगा कि जी हमने बड़ी मुश्किल शराइत के साथ मुआहिदा किया है और अवाम तैयार हो जाए महंगाई के लिए। लेकिन इमरान खान साहब ने फिर IMF के मुआहिदे के मुताबिक अमल करने की बजाय जब उन्होंने देखा कि अदम एतमाद आ रही है तो फिर वो उस मुआहिदे से पीछे हटे। मतलब वो और छोड़ के चले गए, ये कहना चाह रहे हैं आप, अगर ये सिचुएशन देख रहे? नहीं, हुकूमत छोड़ के नहीं चले गए, वो तो छोड़ना चाहते नहीं थे। अच्छा। उन्होंने तो कुछ और बातें की।
वो और तरीका था। वो तो ये भी जाति दिख रही थी। अच्छा, जाति भी दिख रही थी उनको। जी, जाति दिख रही थी। उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं कोई आलू टमाटर प्याज चीनी सस्ती करने नहीं आया। लाहौर में उन्होंने ये कहा था जब महंगाई बहुत हो गई, हर तरफ लोगों ने जनाब तनकीद करना शुरू की। अच्छा, उन्होंने कहा था कि 100 दिन में इनकलाब आपसे एक आता है। सवाल करना चाह रहे हैं, उबैद साहब भी एक सवाल करना चाह रहे हैं, फिर मैं आपको जरूर नहीं, मैं तो सवाल के बजाय मैं बात थोड़ी सी, फिर मीर साहब अपनी गुफ्तगू करेंगे। मैं बात कर रहा था, लेकिन वो बात मैं अभी रोक देता हूँ। मैं यही, सिद्दीकुल फारूक साहब का टाइम कीमती है, हम आए हैं बेचारे, लाहौर से शरीक हुए हैं। बात यह है कि देखें, ये कह रहे हैं कि चाइना और रशिया और ये यूक्रेन वॉर और ये मामलात, इनकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं। ये इस तरह के मामलात में हम फंसे। मैं कहूँगा कि हम इस तरह के मामलात में और इन लड़ाइयों में पिछले 30-40 साल से ही फंसे हुए हैं। कोई नई बात नहीं है कि इस हमारे इर्द गिर्द आसपास कोई टेंशन की सूरत हाल है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि देखें, IMF डेस्परेट टाइम्स नीड्स डेस्परेट मेजर्स। IMF के 1 अरब 2 अरब डॉलर के पीछे आप क्यों जलीलो ख्वार हो रहे हैं? इस हुकूमत में ऐसे ऐसे लोग हैं, एक आदमी के पास 4-4 अरब डॉलर है। आप क्या कर रहे हैं? आपकी हुकूमत क्या कोई स्पेशल मेजर्स लेने को तैयार है? आपको मलिक बोस्तान साहब ने ऑफर दी कि जी 2 अरब डॉलर में महीने के पाकिस्तानी से मंगवा के दूंगा, आप पाक रुपीज में उनको वापस करने का कमिटमेंट कर लें 3 साल बाद या 5 साल बाद। जवाब नहीं दिया इसाक डार साहब ने आज तक। आप क्या सीरियस हैं? सिवाय अपने मुकदमात खत्म कराने के, सिवाय अपनी गर्दनें बचाने के, प्रोटोकॉल लेने के, हेलीकॉप्टरों में जहाजों में दौरे करने के, बैरून मुल्क जाने के, लाव लश्कर लेके हज उम्रे करने के, इसके अलावा आप किसी बात में सीरियस हैं? आपने अपना प्रोटोकॉल खत्म किया। वजीर आजम साहब के साथ 40 गाड़ियां चलती है, उनके AC वजीर आजम हाउस के बंद हुए, लोगों की बिजली आज 48 रुपए यूनिट का, मतलब आप देखें वो आगे क्या करेंगे लोग? आखिर में क्या करेंगे लोग? जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। जी 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 बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि हमने ये नहीं कहा था कि गवर्नर हाउस जो है वो उनकी इमारतें ढा देंगे, वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बना देंगे। मेरे पास सिर्फ 2 बंदे होंगे, एक मेरा ड्राइवर होगा, एक मेरा चपरासी होगा, और कैंडिडेट का अपना कौन सा हालैंड का वज़ीर आज़म साइकिल पर जाता है दफ्तर, हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे। हेलीकॉप्टरों पर तो वो सवार हुए जो उससे पहले हेलीकॉप्टर पर सवार नहीं हुए थे। हम तो, हमारी पार्टी के लोग जो सरबराह हैं, उन्होंने तो जाती हेलीकॉप्टर भी रखा हुआ था जिसमें उन्होंने इलेक्शन कैंपेन भी की थी। लेकिन मैं इस तरह के ताने मैंने उसकी बजाय मैं जो बात कर रहा हूं, मैं समझता, मुझे समझना चाहिए कि मईशत समझने वाले लोग जो हैं वो जो बातें करते हैं कि जी ये 60-70 साल से या 50 साल से, तो भाई यूक्रेन की जंग कहाँ हुई इससे पहले? ये यूक्रेन की जंग का असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। ऐसी सिचुएशन भी तो सुने ना, कोरोना सिचुएशन के बाद सैलाब आया है, दुनिया का तबाह तरीन सैलाब आया है। आपको पता है कि उस सैलाब की तबाही कितनी हुई है? ये सारी चीजें असर करती हैं हुजूर, और हमारे और हम, और फिर दूसरी बात बड़ी आराम से मैं कहूं कि जिस वक्त यहाँ चीनी 52-55 रुपए किलो थी, आटा 35 रुपए किलो था, मनसूसी पैक बन रहा था, और जनाब डॉलर 100 रुपए का था। साहब ये कहना चाह रहे हैं, फारूक साहब वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपने अपने प्रोटोकॉल के अंदर कोई कमी नहीं की, मतलब ये है कि जैसा चल रहा है वैसे चलाते रहेंगे, कुछ ना कुछ तो इस मुल्क के हवाले से कुछ देखो मैं अर्ज करूं, जो आदमी बहुत दावे करता था, जो आदमी बहुत दावे करता था प्रोटोकॉल खत्म करने, 87 आप बात करें जितने दावे करते थे कि मैं प्रोटोकॉल खत्म कर दूंगा, अब वो अपोजिशन में है, उनका लाहौर का घर सारे का सारा बुलेट प्रूफ का बम प्रूफ बनाया गया, खिड़कियां उनकी बुलेट प्रूफ बनाई गई। मतलब सामने वाले को ये कहेंगे कि यूं है वैसा है, क्या अतीक मीर साहब क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, आप जरूरी प्रोटोकॉल है साहब, आपने भी महंगाई की बात की। आप ठीक है, सारी दुनिया में महंगाई है, और काफी मुल्कों में यूक्रेन की जंग के बाद यूरोप के ममालिक में शरह काफी ज्यादा बढ़ी। पाकिस्तान में पिछले साल 20 से 25% महंगाई की शरह थी, इस वक्त 48% है। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि पिछले बरस पाकिस्तान का बुलंद तरीन GDP था जो 6% तक था, अभी 0 पे है। तो दुनिया में कारोबार चुके कारोबारी सूरत हाल बेहतर है, तो महंगाई उनको गिरा जरूर है, लेकिन काबिल बर्दाश्त है। हमारे यहाँ काबिल बर्दाश्त इसलिए नहीं है कि कुव्वत खरीद खत्म हो गई, कारोबार ठप पड़े हैं। आप
महंगाई के बढ़ते हुए सिलसिले को, बिजली, पानी, गैस या जो भी यूटिलिटीज हैं, आप उनको उनकी कीमतों को कम नहीं कर सके। तो ये जो तसलसल आप बढ़ा रहे हैं उस वो महंगाई का एक सबब है। तो आप दो में से एक काम तो करें, या महंगाई कम करें या फिर कारोबार को फरोग देने के इकदाम। दोनों बातें सुन लें, इसका जवाब सुन लें। जी। पहली बात यह है कि IMF के साथ जो मुआहदा इमरान खान ने किया है उसमें सब्सिडी खत्म करने का मुआहदा है, गैस पर से भी और जनाब बिजली पर से भी और पेट्रोल पर लेवी बढ़ाने का है, और इस तरह के ये सारे मुआहदे हैं जिनके मुताबिक आपने अब चलना ही है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप न चलें। ये मुआहदा एक सॉवरेन गवर्नमेंट ने किया है, उससे आप पीछे नहीं हट सकते हुजूर। लेकिन आप समझदार आदमी, IMF लेकिन यहाँ इसी के तहत ही जाना है, इसके अलावा नहीं जा सकते। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि आजकल वाले आदमी ऐसी चीजें तो हम भी ऐसा ही करेंगे। अगर अगर आप दो तीन तो हम भी प्रोटोकॉल ऐसे ही यार ये बात, और फिर मुझे आपने खा फिर मतलब या तो बोल लेंगे मुझे। जी जी बोले। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वज़ीर आज़म के लिए तो उसकी जान को बचाने के लिए तो जो जरूरी प्रोटोकॉल है वो तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज बताती हैं कि इससे कम में नहीं होगा। अच्छा, वो आप पता कर लें, सारी दुनिया में पता कर लें कि क्या कोई प्रोटोकॉल होता है, या फिर वो चीजें हों। ये जो बाजवा साहब ने कहा 70 साल से जो एस्टेब्लिशमेंट वो सियासत में मुदाखलत करती चली आ रही है, अगर ना मुदाखलत करती तो क्या ये हालात होते? ये हालात कभी ना होते। अच्छा। नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कभी ना किया जाता। चलती चलाती हुकूमत, सारे मंसूबे बन रहे हैं, सब फर्स्ट क्लास जा रहा है। मैंने 100 रुपए का डॉलर कहा है आपके सामने, मैंने GDP 6% उस वक्त, अब तो बेस ईयर भी चेंज कर दिया था इमरान खान ने। इमरान खान ने तो बेस ईयर जो सबसे कमजोर साल था उसको बेस बना के अपनी GDP बनाई। हमारा तो जो स्ट्रांग ईयर था उसको उसकी बेस पे था 6%। अच्छा सिद्दीक फारूक साहब, असल में मेरे प्रोग्राम का वक्त भी बिल्कुल आखिरी मिनट्स के ऊपर है, पूरी बात आपकी नहीं आ पा रही। बहरहाल ये कि आपने अपने पैगाम को जहाँ तक पहुँचाया था, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। सिद्दीक अतीक मीर साहब, अब मैं क्योंकि वक्त बिल्कुल इख्तितामी नमात के ऊपर है, आप क्या देख रहे हैं, किस तरीके से कैसे होना चाहिए? इसमें 2-4 जुमलों के अंदर ही बस किस बेस के ऊपर हम बैठे? देखिए, सूरत हाल तो ऐसी है कि इस वक्त पूरे मुल्क में एक वायरस फैला है जो कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक है। वो बदउनवानी का वायरस है, जो ठेले वाले से लेके वज़ीर आज़म तक उसने सबको अपनी लपेट में लिया हुआ है। तो बात वही आती है कि लोग सबसे पहले तो क्योंकि एहतजाज से पहले, इनकलाब से पहले लोगों को अपना क़िबला भी दुरुस्त करना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि आपके हाथ आलूदा हों और आप कोई चीज़ साफ कर सकें। ये तो एक मैं कौम की तरफ की बात करता हूँ। बाकी रह गया ये जो भी हुक्मरान हैं, फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को पूरी कौम को सपोर्ट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगर गिर जाती है तो जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उन्हें तारीख के हवाले से बात बता रहा हूँ कि फिर इस मुल्क को बचाने के लिए कुछ नहीं होगा। बहुत सारे हुक्मरानों को हम कोट कर सकते हैं कि जिन्होंने बदतरीन हालात में भी उन्होंने सिर्फ ये पूछा क्या अदलिया सही काम कर रही है, इंसाफ के इदारे इंसाफ फराम कर रहे हैं। जब जवाब मुस्बत था तो फिर कहा गया फिलहाल हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। ठीक। तो इस वक्त पूरी कौम को देखना है सुप्रीम कोर्ट की तजलील, आइन के वक़ार का खात्मा। ये महज एक सुप्रीम कोर्ट नहीं है, इस मुल्क की सालबियत। ठीक है, वैसा तो क्या आप आखिरी में पैगाम देंगे, इसके बाद फिर मैं देखें। आप अगर ये बात हमारा मौजू ये है कि अब क्या किया जाए, तो हम तो साहिब इख्तियार नहीं है कि हम कुछ करें। हम एक इनपुट दे सकते हैं, अपनी एक राय दे सकते हैं कि शायद कोई सुन ले और ये हो। बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त जो है ना, वो अगर मतलब किसी चीज़ में लचक ना हो तो वो टूट जाती है। तो इस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त 2 कदम पीछे हटना होगा। पहली तो बात यह है, अगर कोई समझदार आदमी इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत में मौजूद है तो उसको इस वक्त तो यही बेहतर है कि वो पीछे हटे, वरना मुल्क अनारकी की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी बात क्या है कि अदालत का हुक्म जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, पसंद है नापसंद है,
ये इन सब के भी मफाद में है जो नहीं मान रहे कि ये फिलहाल अदालत का हुक्म मान रहे और महाजराई न करे। इसकी वजह यह है कि खुद नवाज शरीफ ने भी अदालत से रिलीफ लेना है, खुद शहबाज शरीफ ने भी अदालत से रिलीफ लिया है, आइंदा भी अदालत से रिजू करना है और बाकी लोगों को भी करना है। कल अगर कोई और हुकूमत में और वो कहे इनको रिलीफ मिले, अदालत को हुक्म दे, हम नहीं मानते। ठीक है, अब मुझे बिल्कुल एंड की तरफ जाना। अतीक साहब बहुत शुक्रिया, उवैस शाह साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं इसी अल्फाज के साथ कि इंशाल्लाह ज़िंदगी वाला तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे, और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार वतन अजीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।